आपसे एक सवाल करता हूँ, ये दुनिया कौन चलाता है? अगर यही सवाल आज से 50 साल पहले मैं आपसे पूछता तो इसका जवाब देना काफी आसान होता। यूएसए और यूएसएसआर, जिसे बाइपोलर वर्ल्ड कहा गया, जहां दो कंट्रीज का बाकी सारी दुनिया के देशों पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन आफ्टर 1990 एक चेंज आता है। 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट जाता है और 15 देशों में बढ़ जाता है। This act marks the end of the old Soviet Union. अब दुनिया में एक ही सुपर पावर बचती है, यूएसए, जिसका दुनिया भर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर डोमिनेशन रहता है। उन इंस्टीट्यूशंस के दम पर वो अलग अलग देशों पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। एज लाइक कि वो अगर किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा दे तो बाकी सारे देश उस देश से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेनेजुएला को ही ले लीजिए। दुनिया में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भंडार है तो ये वेनेजुएला है। लेकिन जब यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया तो एक साथ सारी दुनिया के देशों ने उससे अपना रिलेशन तोड़ दिया। और रिजल्ट क्या हुआ कि आज वेनेजुएला से बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो तेल खरीदते हैं। और ऐसे पीरियड में जब एक ही कंट्री सुपर पावर में है तो उसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि उस टाइम यूएसए थी। लेकिन अगर आज से 15 साल पहले देखा जाए तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गई। दुनिया के बाकी देश जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, जापान काफी पावरफुल होकर सामने आए, जो डायरेक्टली कई सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड सैंक्शंस को नहीं मानते हैं। आप रसिया यूक्रेन वार को ही ले लीजिए। यूएस, यूनाइटेड नेशंस और यूरोप ने सबने सैंक्शन लगाया कि रसिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन तब भी इंडिया और चाइना पहले से ज्यादा सस्ते दाम में और भी ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल मंगा रहे हैं। और चीजें ऐसी ही चलती रही तो आने वाले 10 सालों में यूएस से अकेला ही ग्लोबल सुपर पावर नहीं रह जाएगा। तो इसके आगे कैसा रहेगा? हम आने वाले टाइम में कैसा वर्ल्ड ऑर्डर देख सकते हैं? कौन इस दुनिया का ग्लोबल सुपर पावर होगा? जब भी कभी हम ये सवाल पूछते हैं तो हम में से कितने लोग मानते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया एक सुपर पावर बनेगा? और मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। लेकिन आने वाले टाइम में पहले जैसा कोई यूनिपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड नहीं होगा, ना ही एक या दो सुपर पावर होंगे, बल्कि हमारे पास 3 अलग अलग तरह के वर्ल्ड ऑर्डर होंगे, जिनसे हमारा 90% से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स और हमारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस होंगे। और तीसरा वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें अंदाजा तक नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री या सिक्योरिटी की। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में भी यूएसए ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्लोबल सुपर पावर रहेगा। प्रेजेंट टाइम में यूएस डिफेंस इतना कैपेबल है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स भेज सकता है। कोई और देश इसके आसपास भी नहीं है। जो देश इसके बाद आता है वो चाइना है, लेकिन चाइना बहुत हद तक सिर्फ एशिया तक ही सीमित है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि चाइना के बढ़ते पावर से खुद उसके अगल बगल के देश परेशान है। आप हमारा ही देश ले लीजिए। चाइना हमारा कश्मीर का हिस्सा ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, और वैसे भी साउथ चाइना सी में उसके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आपको चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट तो याद ही होगा। अगर वहां पर आपने ध्यान दिया हो तो ताइवान के डिफेंस में यूएसए आगे आया था। और चाइना के बढ़ते रोग नेचर की वजह से कई एशियन कंट्रीज यूएस पर अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंड होते जा रहे हैं। वहीं अगर आप रशिया यूक्रेन वार की वजह से देखो तो यूरोप में जो भी यूएस की एलाइज हैं वो और भी ज्यादा अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस या यूएस लेड नाटो पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। जिस नाटो को यूएसएसआर के टूटने के बाद से बंद हो जाना चाहिए था वो आज भी ऑपरेशनल है, जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आने वाले टाइम में भी यूएस अपना पावर प्रोजेक्शन बनाए रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो ग्लोबल सिक्योरिटी में वो सुपर पावर बना रहे। और वो इस चीज में काफी सक्सेसफुल हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब सिक्योरिटी ऑर्डर के बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर यूएसए की तरह कोई एक ग्लोबल सुपर पावर नहीं, बल्कि ये मल्टीपोलर होगा। भले ही यूएसए, चाइना ये दोनों प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी इकॉनमीज हैं, लेकिन जर्मनी, इंडिया, जापान जैसे देश हैं जो ग्लोबल स्टेज पर इकॉनमी के मामले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इन सब में चुनने की बात आती है कि इन सब में ग्लोबल सुपर पावर कौन रहेगा, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मल्टीपोलर होंगी। एक तरफ चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या यूँ कहें तो कमर्शियल पावर को यूज़ करके वर्ल्ड इकॉनमी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए अपना नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न दिखाकर वर्ल्ड इकॉनमी को अपनी तरफ कर रहा है। जब चाइना और ताइवान के बीच टेंशन डेवलप हो रहे थे और पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स को लेकर इनसिक्योर हो रही थी, उस दौरान यूएसए ने सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च को लेकर चिप्स एंड साइंस एक्ट ऑफ 2022 लागू किया और अब तक $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ले चुका है, जो कि ये शो करता है कि आने वाले टाइम में भी यूएसए एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बना रहेगा। और इस रेस में इंडिया भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक हमारी जीडीपी $6 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना। लेकिन आज के समय सिर्फ यही 2 ऑर्डर्स नहीं है जिनकी वजह से हमारे जियोपॉलिटिक्स या डिसीजंस डिपेंड करते हैं, बल्कि एक तीसरा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग डेली यूज भी करते हैं, और वो है डिजिटल ऑर्डर। ये डिजिटल ऑर्डर इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हें कोई सरकार नहीं चलाती है, बल्कि इन्हें टेक्नोलॉजी कंपनियां चलाती हैं।
अब जैसे कोई देश की गवर्नमेंट है, अगर वो अपना रूल बनाती है तो उसके देश में फॉलो होते हैं, वो उस देश के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लेते हैं फेसबुक, अगर वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, वो सिर्फ किसी एक देश को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी उनके यूजर हैं, वो चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, उन्हें अफेक्ट करेंगी। आपको अंदाजा तक नहीं है ये कंपनियां कितना ज्यादा पावर होल्ड करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रशिया यूक्रेन वार को ही ले लीजिए। अगर स्टारलिंक जैसी कंपनी आगे आकर लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करती, सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब नहीं होते, तो वहाँ के लोगों के हालात के बारे में हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने कई सारे रशियन साइबर अटैक्स से यूक्रेन को बचाया है। गूगल ने तो एक स्टेप आगे बढ़कर काम किया है। उन्होंने एक एयर रेड अलर्ट ऐप बनाया, जिनसे लोगों को ये पता लग जाता है कि रशियन अब कहाँ बम्बार्डिंग करने वाले हैं। और ये सारे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां कितनी ज़्यादा पावरफुल और सक्षम हो चुकी हैं। वार का रेफरेंस तो काफ़ी बड़ा हो गया, आप इनके एल्गोरिदम का असर अपने रियल लाइफ में खुद देख सकते हैं, कैसे ये अपने इनफाइनाइट लूप में हमें फंसा लेते हैं। ये कंपनीज एल्गोरिदम को एडिक्शन के बेसिस पर बनाती है। जो एल्गोरिदम जितना ज़्यादा एडिक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अगर एल्गोरिदम जितना ज़्यादा एडिक्टिव होगा, आपका अटेंशन उतना ही ज़्यादा इनके ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स पर होगा। और आपके अटेंशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन कंपनियों के लिए कुछ भी नहीं है। आप जितना ही ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म्स को अपना टाइम देंगे, ये उतना ही ज़्यादा आपको अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, यानी कि ये उतना ही ज़्यादा पैसा छाप सकते हैं। बट क्या होगा ये डिजिटल कंपनियां एड्स के अलावा हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी करने लगे। सोच कर देखिए, किसी देश में इलेक्शन होने वाला हो और जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पावर का मिसयूज कर लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करने लगे या माइनॉरिटी के खिलाफ लोगों को भड़काने लगे, तो सोच के देखिए चीज़ें कितना बुरा टर्न ले सकती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार में। फेसबुक पर एलिगेशन लगे कि उसने जानबूझकर ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया जिससे हिंसा भड़की, और इसी रोहिंग्या वायलेंस की वजह से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना देश छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेना पड़ा। और वो हेटफुल कंटेंट क्यों प्रमोट कर रहा था? क्योंकि फेसबुक को इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट आ रहा था। ये तो बस एक ही एग्जाम्पल है, आपको कई सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पर इन एल्गोरिदम्स ने हेट स्पीच, वायलेंस, राइट्स को बढ़ावा देने का काम किया है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इयान ब्रैमर बताते हैं कि आज हमारे आइडेंटिटी सिर्फ जेनेटिक्स और अपब्रिंगिंग से ही नहीं इन्फ्लुएंस होती है, बल्कि एल्गोरिदम्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आजकल हमारे बहुत से डिसीजंस हमारे द्वारा नहीं बल्कि इन एल्गोरिदम्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये उस सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम कौन सी चीज़ देखें, हमें कौन सी चीज़ें रिकमेंड होनी चाहिए। ऑनलाइन दिखने वाली लगभग हर चीज़ एक एल्गोरिदम का ही डिसीजन होती है। इसको समझने के लिए आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोला तो जो चीज़ें दिखाई देंगी वो आपकी डिसीजंस नहीं होंगे, बल्कि बैकग्राउंड में यूट्यूब और इंस्टा का एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आप कैसी चीज़ें देखें। और जब यही चीज़ बड़े लेवल पर लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगी तो हमें सतर्क होकर सोचने की ज़रूरत है कि डिजिटल कंपनीज हमारे डाटा की वजह से कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं और वे इन पावर्स के साथ क्या क्या कर सकती हैं। और ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा डिजिटल कंपनीज हैं वो कितने पावरफुल हो जाएंगी। सो अगर दुनिया में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंपनीज किस देश के पास हैं, तो टॉप 100 में यूएस, चाइना के अलावा एक आध दो देश दिखते हैं। इंडिया का तो नामो निशान नहीं आता है। और डिजिटल कंपनीज में इंडिया से 2 ही कंपनीज टीसीएस और इन्फोसिस टॉप 100 में हैं। तो अगर किसी केस में ये मान लेते हैं कि चाइना और यूएस अपने देश के जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको अपने साथ अलाइन कर ले, तो क्या होगा? हमें एक टेक्नोलॉजी का कोल्ड वार दिख सकता है और इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की वजह से जो डिजिटल ऑर्डर बना है वो 2 बड़े सुपर पावर के बीच में बट जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चीज़ें अभी जैसे चल रही हैं आगे भी वैसे ही चलती रहे। तो आने वाले टाइम में हमें एक नया ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलेगा जो कि होगा ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर। बट हाइपोथेटिकली एक केस मानते हैं कि कहीं ये कंपनीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई और अपने ही देश की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, तो ऐसे केस में कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा कि ये दुनिया कैसे चलनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम एक टेक्नोपोलर ऑर्डर का पार्ट होंगे, जहाँ या तो लाइफ बहुत सारे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज से भरी होगी या एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम अपनी आज़ादी के लिए भी कीमत चुकानी होगी। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।